5 गो। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय प्रमोद सर में। आज हम लोग केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग समझेंगे संयोजकता क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या है और केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानेंगे। हम लोग जो सूत्र रटते हैं वो रटेंगे नहीं, वास्तव में वो सूत्र कैसे आया है, किस तरह से निर्माण हुआ है, उसके बारे में एकदम आसान भाषा में समझेंगे। और ये सब क्वेश्चन जो है किसी तत्व का संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो 10th के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए ध्यान से देखिएगा। अगर इससे पहले के वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री के बेसिक चीज़ों को बताया गया। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले संयोजकता, लेकिन संयोजकता समझने से पहले हमको पता होना चाहिए तत्व के परमाणु संख्या। मुख्य रूप से हमको पता होना चाहिए, क्योंकि परमाणु संख्या पता होगा तभी जाके हमको प्रोटॉन की संख्या पता होगा और किसकी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सबसे पहले हम तत्व के परमाणु संख्या को देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबका तत्व का परमाणु क्रमांक दिया गया। हम इससे पहले की वीडियो में बताए थे कि जिस प्रकार से सभी के क्लास में रोल नंबर होता है, सभी क्लास में सबका रोल नंबर होता है, उसी प्रकार से सभी तत्वों का रोल नंबर है, यानी परमाणु क्रमांक दिया गया है। जिसमें एक में कौन सा है, हाइड्रोजन। एक नंबर में कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एक नंबर में है। जबकि बात करें हीलियम, हीलियम की परमाणु संख्या 2, जबकि लिथियम का 3 और लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के 4 और बोरॉन के 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। उसी प्रकार से मान के चलो ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन का 9, फ्लोरीन के बाद नियॉन, नियॉन का 10। उसके बाद सोडियम, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन 17। क्लोरीन के बाद आर्गन, आर्गन 18, सोडियम, कैल्शियम। अभी इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इतना तक महत्वपूर्ण रूप से हर हाल में इतना परमाणु संख्या याद रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं जितना परमाणु संख्या किसी तत्व का होता है वही उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या और वही उसका क्या चीज़ की संख्या होता है, प्रोटॉन। तो हम परमाणु संख्या याद रखते हैं तो इससे 3 फायदा होगा। हमको उसमें पता चल जाए कितना प्रोटॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर ही संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन का पता चलता है। लेकिन अगर हम इसमें देख लेते हैं कि आखिर परमाणु संख्या के आधार पर परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान भी याद करना बहुत आसान है, कितना को याद नहीं होता। तो इसका हम ट्रिक बता देते कि आखिर कैसे याद रखें इसका द्रव्यमान। परमाणु संख्या तो याद है लेकिन द्रव्यमान में दिक्कत होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4, 7 और 17, 18, 17 और 18 को छोड़ दें तो इस चारों को छोड़कर सभी पर एक ट्रिक लागू होता है। उस ट्रिक के मदद से हम पूरे का द्रव्यमान बहुत ही आसानी से, किसी का भी 1 से 20 तक के द्रव्यमान पूछे हम आसानी से बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे एक सम संख्या के बारे में। कौन संख्या, सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर। और एक विषम संख्या के बारे में जानते होंगे, विषम संख्या मतलब और नंबर। जैसे हम लोग जानते हैं 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है, सम संख्या। जबकि 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है, विषम संख्या। तो इसी पर ट्रिक है कि हम किस प्रकार से हमको पहचानने आना चाहिए कि सम संख्या कौन है और विषम संख्या कौन है। इससे हम परमाणु द्रव्यमान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। करना क्या, कुछ नहीं करना, जो भी सम संख्या दिखे उसका 2 गुना करना है। क्या करना है, 2 गुना करना है। और जो विषम संख्या दिखे उसको 2 गुना करके कितना जोड़ देना है, 1। इससे हमारा किसी भी 1 से 20 तक के परमाणु संख्या का द्रव्यमान निकल जाएगा। यानी कितना उसका द्रव्यमान है, यानी
हम द्रव्यमान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी एक होता है और द्रव्यमान संख्या भी एक ही होता है। इसका द्रव्यमान कितना, एक ही होता है। हम बात करें इसका द्रव्यमान के, ये क्या है, इसका परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर। हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या इसका क्या है। तो हाइड्रोजन का कई बार पूछ ले कि परमाणु संख्या कितना होता है, एक, और द्रव्यमान भी कितना होगा, एक। इसमें दुगना वगैरह नहीं करना, ये तो हमको सभी को पता है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन। क्या न्यूट्रॉन होता है, नहीं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तभी जाके द्रव्यमान संख्या बनता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या को किससे सूचित करते हैं, ए से। किससे सूचित करते हैं, ए से। बताओ हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, 0। ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या 0, बाकी सब में न्यूट्रॉन है लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। तो इसलिए परमाणु संख्या भी एक और द्रव्यमान भी कितना, एक। हीलियम, इसका देखो सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या, तो इसको दुगना करेंगे तो 4। बताओ ये विषम संख्या की सम संख्या, तो दुगना करके 1 जोड़ेंगे तो 3 दूना 6 1। इसको हम अभी छोड़ने के लिए बोले, ये विषम संख्या की सम संख्या, तो दुगना करके कितना जुड़ेगा, 5 दूना 10 1। ये कौन संख्या, सम, तो 6 दूना, इसका द्रव्यमान 8 दूना 16, इसका द्रव्यमान 9 दूना 18 1, क्योंकि ये कौन संख्या है, विषम। विषम संख्या में दुगना करके कितना जोड़ना है, 1। उसके बाद इस सम है तो सिर्फ दुगना होगा, 10 दूना, ये विषम है तो 11 दूना 22, 22 1। ये सम है तो 12 दूना 24, ये विषम है तो 13 दूना 26 1। ये सम है तो 14 दूना, ये विषम है तो 15 दूना 30, 30 1। ये 16 दूना, क्योंकि सम संख्या में सिर्फ दुगना करना है, इसको छोड़ देना। पोटेशियम, तो ये कौन संख्या है, विषम, तो 19 दूना 38 1 और 20 दूना 40। तो हम बहुत ही आसानी से हम इसका द्रव्यमान याद कर लिए। याद क्या, कॉन्सेप्ट पता। अब किसी का भी दिखेगा तो हम बना देंगे, लेकिन हम बोले हैं 4 7 और 17 18 को छोड़कर, 4 7 17 18 को छोड़कर, क्योंकि इसमें यह रूल लागू नहीं होता, अपवाद में है। तो इसका है क्या, देखो इस सम संख्या होते हुए भी इसको दुगना करके 1 जोड़ना, 4 दूना 8, 8 1, तो बेरिलियम का कितना हो जाएगा, 9। तो यह बाद में। और इसका देखो ये विषम संख्या है तो दुगना करके 1 जुटना चाहिए, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 गुना है, तो 7 दूना, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 14। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद बात करें क्लोरीन, तो क्लोरीन का ऐसा विषम संख्या तो 17 दूना 34 है, एक कितना होना चाहिए, 35, लेकिन इसका होता कितना है, 35.5, 35 कितना 5। इसका भी द्रव्यमान कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्गन 18 है, लेकिन इस सम संख्या 18 दूना 36 होना चाहिए, लेकिन इसका 36 नहीं होता, बल्कि कितना होता है, 40। तो हम बहुत ही आसानी से परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान के बारे में पता कर लिए। हमको तो सबसे पहले नंबर बात 1 से 20 तक एकदम पूरा के पूरा कंठस्थ होना चाहिए कि 1 में हाइड्रोजन होता है, 2 में हीलियम, 3 में लिथियम, 4 में बेरिलियम, 5 में बोरॉन, 6 में कार्बन, 7 में नाइट्रोजन, 8 में ऑक्सीजन, 9 में फ्लोरीन, 10 में नियॉन, 11 में सोडियम, 12 में मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन और 18 आर्गन और 19 पोटेशियम और 20 कैल्शियम। इतना तो पता होना चाहिए। और इसका परमाणु संख्या अगर पता है तो डायरेक्ट एग्जाम में परमाणु संख्या पूछ दिया जाता है, और परमाणु संख्या के साथ साथ द्रव्यमान भी। तो ये सारों को छोड़कर अगर हम इसको ट्रिक पता है तो हम इसका द्रव्यमान और परमाणु संख्या हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये पता होना चाहिए, तभी जाके हमको संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन समझ में आएगा। लेकिन द्रव्यमान से तो लेना देना नहीं है,
लेकिन हमको परमाणु संख्या पता होना चाहिए। तो चलिए, ये हमको लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। हमको परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान हम बता चुके हैं। अब आगे अगला पॉइंट पर इसको मिटाते हैं। तो हम लोग सीख गए कि परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान किस प्रकार से निकालना है। अब आगे हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से करके हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के कैसे हम संयोजकता निकालते हैं, कैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो हम बताए थे इससे पहले क्लास में, एक बोरबरी नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रहता है उसके बारे में बताया गया था, जिसमें बताए थे कि बीच में नाभिक रहता है। बीच में क्या रहता है? नाभिक। और नाभिक में ही क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके ये पहला कक्षा और ये दूसरा कक्षा और ये तीसरा कक्षा। तो बोरबरी ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से उपस्थित रहते हैं। तो हम बताए थे 2n² के सूत्र पर उपस्थित रहते हैं। यानी ये तो हो गया इसका नाभिक, ये क्या हो गया? नाभिक। जबकि ये हो गया कौन कक्षा? पहला कक्षा। पहला कक्षा को क्या बोलते हैं? के। दूसरा कक्षा को, तीसरा कक्षा को, चौथा कक्षा को एन। तो ये भी पूछा गया है कि परमाणु के पहला कक्षा को अल्फाबेट के किस अक्षर से सूचित किया जाता है। तो कह सकते हैं के, जबकि दूसरा को एल और तीसरा को एम और चौथा एन। कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो हम बताए थे कि जितना, मान के चलो के पहला कक्षा, तो एन की जगह कितना रखेंगे? एक में 2 से गुना करेंगे तो के में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। के में अधिकतम 2। उसके बाद बात करें एल का, तो एल कैमा नंबर है? दूसरा। 2 का स्क्वायर 4 दूना, तो एल में अधिकतम क्या को रह सकता है? 8। बात करें एम, तो एम की बात करें तो एम कैमा है? तीसरा, तो 3 तिहाई 9 दूना 18। तो के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है एल में, और एम में 18 गो। और एक और बात ध्यान में रखना है कि किसी के भी 72 कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अगर कोई, इन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई परमाणु के कक्षा है तो उसके 72 कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं रखेंगे। इसी आधार पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या, किस प्रकार से कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित रहता, उसके आधार पे हम संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन में नाभिक होगा और ये पहला कक्षा होगा। कौन कक्षा? पहला कक्षा। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है? 1। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1 गो। तो हम बताओ इसको पहला कक्षा में 1 गो रख दिए कि नहीं? मान के चलो यहाँ पे हम 1 इलेक्ट्रॉन को रख दिए। ये क्या है? नाभिक है। ये इसका क्या है? नाभिक है। और ये इसमें हाइड्रोजन का, ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के पहला कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन? 1 गो। उसके बाद बात करें हीलियम का, ये किसका है? हाइड्रोजन। उसके बाद बात करें हीलियम का, तो हीलियम का ये पहला कक्षा है। कौन सा कक्षा? पहला। तो हीलियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 2। उसमें इलेक्ट्रॉन क्या गो होगा? 2 गो। तो इलेक्ट्रॉन 2 गो होगा, तो हम यहाँ पे 2 गो इलेक्ट्रॉन रख दे इसके पहला कक्षा में। बताओ इसका पहला कक्षा भर गया कि नहीं भर गया? भर गया, क्योंकि के अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 2 गो। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 गो, क्योंकि इसका क्षमता 2 तक है। जैसे सबका अपना अपना क्षमता होता है किसी कोई चीज़ को खाने का, तो मान के चलो किसी को पूरी 2 से ज़्यादा नहीं, रोटी मान के चलो खाना है, कोई 2 गो से ज़्यादा नहीं खाता है, कोई 8 को खा जाता है। सबका अलग अलग क्षमता है। तो के अधिकतम क्या वो खा सकता है? 2 गो। 2 गो से ज़्यादा नहीं। 2 गो से ज़्यादा खिलाएंगे तो इसका पेट खराब हो जाएगा, यानी अस्थिर हो जाएगा, यानी ये इसका बिगड़ जाएगा स्ट्रक्चर। तो के क्या वो अधिकतम खा सकता है? 2 गो। 2 गो से ज़्यादा इसको खिलाएंगे नहीं। बताओ हीलियम के पेट भर गया कि नहीं?
जब किसी का पेट भर जाता है तो इधर उधर करता है नहीं, पेट भर रहता है तो आराम से सुतल रहता है, यानी उसको खाना से उतना मतलब नहीं रहता। तो बताओ ये कोई से रिएक्शन करेगा, इन्ने उन्ने करेगा नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं अक्रिय या निष्क्रिय, क्योंकि इसका पेट भर चुका है, इसका पेट क्या हो गया, भर गया। ये पहला कक्षा के था, के में कैगो चाहिए था, दूगो रोटी इसको मिल गया, यानी दूगो इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका पेट भर गया, इसलिए कोई से रिएक्शन करेगा नहीं, इसलिए अक्रिय या इसी को निष्क्रिय बोलते हैं। हीलियम अब ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। अब आगे बात करते हैं लिथियम के। लिथियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 3। एक बताओ, लिथियम की बात करें तो लिथियम में KLm, तो लिथियम के परमाणु संख्या 3, तो में इलेक्ट्रॉन कैगो होगा, 3 गो। तो मान के चलो पहला कक्षा में कैगो रख सकते हैं, ये पहला कक्षा है तो 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ये नाभिक है इसका, कैगो रख दिए, 2 क्या हम अब सोचेंगे कि अच्छा एक होता है, एगो और कोच देते हैं, हमें कोचाएगा नहीं, ये बोलता है हमारा 2 से ज़्यादा पूरी न खिए या फिर रोटी हमको नहीं खिलाना, ना तो हम क्या हो जाएंगे, भड़क जाएंगे मतलब अगर पेट खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या चीज़ करेंगे, अगला इलेक्ट्रॉन किस में भेजेंगे, एल में। कौन कक्षा में, एल। तो 2 यहाँ पे था और एगो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये लिथियम का स्ट्रक्चर हो जाएगा, परमाणु संरचना। पहला कक्षा में 2 और ये भर गया तो अगला कक्षा में भेज दिए, तो एक 72 कक्षा में कैगो इलेक्ट्रॉन, एगो। एक 72 कक्षा में कैगो इलेक्ट्रॉन, ये हो गया के कक्षा और ये हो गया एल कक्षा। के कक्षा में हम बताए कि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, तो इसमें 2 भर दिए, अब बाकी बचा जैसे कहाँ जाएगा, एल में, बाकी बचा कहाँ जाएगा, एल। बात करें लिथियम, लिथियम के बाद में 4 नंबर में क्या आता है, बेरिलियम। बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम के ये नाभिक हो गया, ये हो गया इसका पहला कक्षा। तो पहला कक्षा में अधिकतम के कक्षा में क्या रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बेरिलियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 4। तो 4 है इसका, बेरिलियम के परमाणु संख्या होता है 4, एम इलेक्ट्रॉन क्या गो, 4 गो। तो 4 गो है तो के का पेट भर गया कि नहीं भर गया, किसका कौन कक्षा है, के का पेट भर गया, क्योंकि 2 से ज़्यादा नहीं खाएगा। उसके बाद बचेगा कहाँ जाएगा, एल में। क्या गो बच्चल है, 2 तो 2 यहाँ पे हम कह सकते रख सकते हैं। तो पहला कक्षा में 2 से ज़्यादा नहीं, एल में अभी 8 तक रखाएगा, कितना तक रखाएगा, 8 तक। बेरिलियम के बाद 5 में आता है बोरॉन, बोरॉन के बाद आगे कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद, तो इसी प्रकार से रखते जाएंगे। तो हम बात करते हैं फ्लोरीन के, किसका, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन के परमाणु संख्या कितना होता है, 9। तो बताओ इसको, फ्लोरीन के नाभिक होगा, इसका पहला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकता है, 2, क्योंकि के अधिकतम क्षमता कितना है, 2। के बाद अगला किस में जाएगा, एल में, अगला किस में जाएगा, एल में। एल अधिकतम कितना रख सकता है, 8, एल अधिकतम कितना, 8 गो। तो ये 2 भर गया, अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये। तो हमको कितना, क्या 8 रखना है, नहीं, हमको तो 9 हमको हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन, 9 यानी समझो 9 रोटी है, उसको बांटना है। तो के कहता है कि हम, के बोलता है कि हम 2 से ज़्यादा नहीं खाते, तो 2 दे दिए, बचा क्या 7। तो 7 किसको खिलाएंगे, एल को। तो एल को अधिकतम क्या खा सकता है, 8, लेकिन हमारे पास कितना है, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसको खिला दिए कि नहीं, अभी भी एक ये खा सकता है। और तो हम आगे बात करें, फ्लोरीन के बाद अगला किसका नंबर आता है, नियॉन। किसका, नियॉन का। नियॉन की बात करें तो नियॉन की परमाणु संख्या कितना होता है, 10। नियॉन की परमाणु संख्या 10, एम इलेक्ट्रॉन कैगो होगा, 10 गो, प्रोटॉन कैगो होगा, 10 गो। तो यहाँ पे देखा जाए नियॉन की, तो नियॉन के नाभिक है, और नियॉन के पहला कक्षा को क्या बोलेंगे, के, दूसरा कक्षा एल। तो यहाँ पे देखो के ई कौन कक्षा है, के कक्षा, पहला कक्षा क्या कहलाता है, के, दूसरा एल। तो ये अधिकतम क्या इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 गो,
क्योंकि के दूगो से ज्यादा हम पहले बता दिए, दूगो से ज्यादा नहीं खाता। क्या खाता? दूगो। दूगो खिला दिए। तो बताओ इसमें दूगो खा लिया तो बचा कै गो? 8 गो। तो 8 गो कौन खाएगा? एल। तो 8 गो इसको 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये टोटल कै गो? ये बताओ इसका पहला कक्षा फुल हो गया कि नहीं? हम जानते हैं कि के अधिकतम 2 और एल 8। तो बताओ इसका के और एल दोनों कक्षा भर गया कि नहीं? क्या इसका पेट खाली है? इसका भरल है। तो बताओ इधर उधर चक्कर फक्कर करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जब इसका पेट भर ही गया है तो इधर उधर नहीं जाएगा। तो कह सकते हैं कि नियॉन और हीलियम ये दोनों के दोनों अक्रिय है या निष्क्रिय है, यानी किसी से रिएक्शन या अभिक्रिया नहीं करेगा, इसलिए इसको निष्क्रिय या अक्रिय तत्व कहा जाता है। तो हमको लगता है ये समझ में आ गया। अगर देखा जाए इसका भी खाली है कि नहीं, तो ये इधर उधर कर सकता है, यानी किसी से रिएक्शन करके कुछ भी बना सकता है। H2O बना सकता है, HCl बना सकता है, या फिर SCH4 बना सकता है। लिथियम का क्या ये बाहरी कक्षा भरल है? नहीं भरा है, यानी सबका किसी का नहीं भरा है। किसका भर गया? नियॉन का। तो या इतनी इस तरह से कह सकते हैं नियॉन का पहला कक्षा और दूसरा कक्षा पूर्णतः भरा हुआ, इसलिए किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। अब बात आगे करते हैं अगला तत्व की। तो इसको हमको लगता है समझ में आ गया होगा। अगला तत्व हम जानते हैं, तो इसको जैसे हम बात करें आगे सोडियम के। किसका? सोडियम परमाणु। सोडियम के संकेत एने होता है। इसका मान लेते हैं नाभिक है, ये पहला कक्षा और ये दूसरा और ये तीसरा कक्षा। तो अगर देखा जाए इसको कौन कक्षा बोलेंगे? के कक्षा। इसको कौन सा कक्षा बोलेंगे? एल। और ये वाला एम। हम जानते हैं के में अधिकतम कै गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 गो। तो यहाँ पे हम 2 रख दिए। और एल में कै गो? 8 गो। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 2 कितना हुआ? 10 गो। एक पास टोटल सोडियम के परमाणु संख्या होता है 11। एक पास कै गो इलेक्ट्रॉन है? 11 गो। यानी इसके पास कै गो रोटी है? 11 गो। तो के खा लिया कि नहीं खा लिया? के का पेट भर गया, क्योंकि के 2 गो से ज्यादा नहीं खाएगा। एल का भी पेट भर गया, क्योंकि एल 8 गो से ज्यादा। तो बचा कै गो? एगो। एगो किसको दे देंगे? एम को। तो एम को एगो दे दिए, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन होगा? एगो। जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसी को क्या बोलते हैं? किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। या फिर मान के चलो हम आगे बात करें फास्फोरस का। किसका? फास्फोरस का। फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना होता है? 15। फास्फोरस की परमाणु संख्या, इसके पहला ये हो जाएगा, दूसरा और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा के कक्षा, और ये एल और ये एम। के अधिकतम कै गो खा सकता है? 2 गो। तो मान के चलो इसके पास 15 गो खिलाने के लिए, तो ये 2 गो खा लिया, बचा और बचा हुआ। एल को कै गो खिला सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 गो। 8 2 कितना हो गया? 10। अभी कितना बचल है? 5। क्या अब एल खाएगा? इसका पेट भर गया, के का पेट, एल का भी पेट। तो अब कौन खाएगा? एम। बाकी बचा 5 गो, तो 5 गो कौन खाएगा? तो इसको 1 2 3 4 5। बताओ एम का पेट भरा? नहीं भरा है। तो यानी कह सकते हैं ये फास्फोरस के। बताओ फास्फोरस की इसके बाहरी कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन है? 5 गो। उसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसी को क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से यानी कह सकते हैं कि किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? कोई भी तत्व उसके बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं आर्गन के। किसका? आर्गन के। आर्गन के परमाणु संख्या, आर्गन के परमाणु संख्या होता है 18। इसमें इलेक्ट्रॉन कै गो होगा? 18 गो। इलेक्ट्रॉन कै गो? 18 गो। तो आर्गन के पहला कक्षा को क्या बोलेंगे? के। पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, इसको हम नहीं लिखते, अब सबको पता होगा। के कक्षा एल, उसके बाद एम कक्षा। बताओ के
के अधिकतम कै गो खा सकता है? इसके पास खिलाने के लिए कितना है? 18 गो। तो मान के चलो पहला को खिला दिए 2 गो, बचा कै गो? 16 गो अभी बचल है। तो ये एल कै गो खाएगा? 8 गो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है 2 10 गो खत्म हो गया, बचा कै गो? 8 गो। तो 8 गो कौन खाएगा? एम। 8 गो कौन खाएगा? एम। ये कै गो हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, कै गो हो गया? 8 गो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 गो हो गया। ये हो गया 8 गो। तो बताओ इसका पेट भर गया कि नहीं भर गया? एम का देखा जाए, अष्टक नियम में कहा गया है कि अगर किसी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुर गया तो समझो उसका पेट भर गया। उसका पेट, तो इसका पेट भरा कि नहीं भरा? भर गया। इसका पेट भर गया। तो बताओ ये भी अक्रिय हुआ कि निष्क्रिय? अक्रिय हुआ कि नहीं? क्या ये रिएक्शन किसी से करेगा? कोई से अभिक्रिया करेगा? जिसका पेट भरा होता है तो इधर उधर मान के चलो खाने जाएगा, मान के चलो कोई भोज खा के चल आया एक बार, तो इधर उधर फिर वो ट्राई मारेगा नहीं? भर पेट पहुँच के खा ले हैं जितना ही। के को अधिकतम 2 गो खिलाना है, 2 गो खिला लिया, ये 8 गो। आयकर बाह्यतम कक्षा 8 गो पूर्ण है, यानी हीलियम को छोड़ के जकरा जकरा बाह्यतम कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन रहता उस तत्व को बोला जाता है अक्रिय गैस या निष्क्रिय। तो ये भी निष्क्रिय गैस है कि नहीं है? है। तो ऐसा नहीं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसका शॉर्टकट तरीका है वो अपनाएंगे, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। हमको लगता है ये समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं। तो ये तो परमाणु संरचना हो गया जो कि हम विस्तार से बताएं किस प्रकार से होता है, लेकिन हमको समझना है कि शॉर्टकट कैसे लिखेंगे। तो हम मान के चलो सोडियम का लिखना हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसकी बाह्यतम कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन, तो हम जानते हैं सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11। के अधिकतम कै गो खा सकता है? 2 गो। एल अधिकतम कै गो? 8 गो। 8 2 कितना हो गया? 10। 10 है 1। तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? तो इसका संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 और संयोजकता भी कितना होगा? 1। वैलेंसी भी कितना होगा? 1, यानी संयोजकता कितना? 1। उसी प्रकार से मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12। ये अधिकतम कै गो खा सकता है? 2 गो। और ये कै गो? 8 गो। 8 2 10 2, तो इसका संयोजकता कितना होगा? 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। उसके बाद बात करें एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13। तो ई का अधिकतम कै गो खा सकता है? 2। और ये 8, बचा कै गो? 3। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कै गो? 3 गो। संयोजकता कै गो? 3। उसके बाद एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन का कितना होता है? 14। ये अधिकतम 2 8 और ये कितना? तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता कितना हो जाएगा? 4। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता कितना हो जाएगा? 4। एक और बात जान लीजिए, जिसकर बाह्यतम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो वो धातु कहलाता। क्या कहलाता? बताओ ये धातु हुआ कि नहीं होगा? ये भी धातु होगा और ये भी। और जिकरा में 4 इलेक्ट्रॉन हो या तो सामान्य तो उप धातु के श्रेणी में आता है। किस में आता? तो इतना तक समझ गया। अब बात करते हैं सिलिकॉन के बाद क्या आता है? फास्फोरस। फास्फोरस के परमाणु संख्या 15। ये अधिकतम कै गो खा सकता है? 2 गो। और ये 8 गो और ये 5 गो। बताओ इसका संयोजकता 5 होगा? नहीं। संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 गो। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? तो बाह्यतम संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, जबकि बात करें संयोजकता की 3। क्यों? क्योंकि संयोजकता क्या है? तो संयोजकता निकालने के लिए जो भी बाहरी कक्षा है, मान के चलो जब भी हमको 4 से अधिक बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से घटाना है, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, तब जाके 8 को पूरेगा। तो ज्यादा दिक्कत है तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 3। तो इसका संयोजकता कितना होगा? 3। संयोजकता कितना होगा? 3। जबकि संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 5। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 3। तो इसमें हम 8 से क्यों नहीं घटाए?
इसलिए नहीं घटा है क्योंकि यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का कर सकता है, 3 का भी कर सकता है, 4, लेकिन 5 हो गया तो 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है नहीं। जैसे मान के चलो किसी के पास 5 रुपया है और किसी के पास 2 रुपया, एक व्यक्ति ए है और ये दूसरा व्यक्ति बी है, और कोई 7 रुपया के सामान खरीदना है, क्या रुपया के, 7 नहीं 8 रुपया के, तो ये क्या चीज करेगा, ये 5 रुपया देने से अच्छा इससे 3 रुपया ले लेगा, तब जाके अब थोड़ी इसके पास ज्यादा है तो इसको दे देगा, नहीं ये कोशिश करेगा 3 लेके और ये 8 रुपया वाला सामान हम क्या चीज करे, खरीद ले। तो कोई भी तत्व के बाह्यतम कक्षा अपना सोचता है कि अष्टक पूर जाए, 8 को इलेक्ट्रॉन पूर जाए, तो ये क्या चीज करेगा, क्या 5 को दे के पुराएगा, नहीं 3 को कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या चीज करेगा, यहाँ पे कह सकते हैं 3 को इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करता है या त्यागता है उसी संख्या को कहते हैं क्या चीज, संयोजकता। जैसे ये एगो इलेक्ट्रॉन है लेकिन कोई 7 को देगा नहीं, इसलिए एगो इलेक्ट्रॉन ही दे देता है, तो इसलिए संयोजकता कितना, 1। इसके बाह्यतम कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो, तो बताओ क्या एकरा कोई 6 को देगा नहीं, इसीलिए ये 2 को क्या करता है, त्याग देता है, ले ले हमरा ना चाहिए। उसके बाद इसके बाह्यतम कक्षा में 3, तो इसको भी कोई 5 को नहीं देगा, इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है। जबकि 4 गो है तो दोनों हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है और दे भी सकता है और साझेदारी भी कर सकता है, तो ये साझेदारी पर मुख्यतः निर्भर करता है। तो इसीलिए हम जाने कि जे इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ये सब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण। तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और ग्रहण करता है उसी संख्या को बोलते हैं संयोजकता। जैसे फास्फोरस के बाद आ गया था सल्फर, सल्फर की परमाणु संख्या 16, इसका के में अधिकतम क्या है गो, एल में और एम में, तो 8 है 2 10 तो यहाँ पे देखो इसके पास 16 रोटियां थी यानी इलेक्ट्रॉन थी, तो के को 2 को खिला दिया, इसको क्या को खिला दिया, अभी जरूरत क्या है, क्या है 2 के, तो बताओ इसका संयोजकता कितना होगा, 2, इसका संयोजकता 2। जबकि बात करें सल्फर के बाद अगला कौन आता है, क्लोरीन, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, के अधिक 17 को ही रोटी है, तो इसको 2 को खिला देगा, इसको क्या को खिलाएगा, 8 को, बच गए हो गया, 7 को किसको खिलाएगा, एम को, 7 को किसको खिलाएगा, एम को। तो यानी बताओ ये 7 को इलेक्ट्रॉन देगा, एगो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1, इसका संयोजकता 1। उसके बाद क्लोरीन के बाद अगला क्या चीज आता है, आर्गन, आर्गन की परमाणु संख्या 18, तो ये हो जाएगा 2 और ये 8 और ये, बताओ 8 में से 8 घटाएंगे तो इसका संयोजकता कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि इस कोई भी तत्व हम बोले कि अष्टक पुराना चाहता है, तो 8 को इलेक्ट्रॉन पूर गया इसका, बताओ अभी किसी से किसी को मतलब है इसका, नहीं है, यानी अब कह सकते हैं कि इसकी संयोजकता कितना है, 0 है, इसकी संयोजकता 0 है। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करेगा या त्यागेगा उसी को क्या बोलते हैं, संयोजकता। इसका संयोजकता सोडियम का 1 होगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसका संयोजकता 2 होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही त्यागेगा यानी दे देगा, इसका संयोजकता 3 होगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा, और ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी सकता है, तो इसका संयोजकता कितना होगा, 4। यानी जिसके बाह्यतम कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसका संयोजकता उतना ही रह जाता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी उतना ही रह जाता है। जबकि अगर बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 हो, 7 हो और 8 हो, तो उसमें संयोजकता चेंज हो जाता है, 8 में से घटा के, 8 में से 5 गया तो 3, इसका संयोजकता कितना होगा, 3। या ऐसे कह सकते हैं इसको 8 पुराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3, तो ये 3 ग्रहण करेगा, इसलिए संयोजकता इसका कितना होगा, 3। ये क्या को ग्रहण करेगा, 2 को, तो इसका संयोजकता कितना, 2। जबकि इसका संयोजकता 1, इसका संयोजकता 0, क्योंकि या ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, क्योंकि 8 गो इलेक्ट्रॉन उसको पुराना था, इसको पूर गया, तो क्या ये ग्रहण करेगा ना इसको देगा, इसीलिए इसको अक्रिय निष्क्रिय कहा जाता। जबकि बात करें हम
किसका? संयोजी इलेक्ट्रॉन का। तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिससे संयोजकता का निर्धारण होता है। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, संयोजकता भी एक होगा, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और त्याग भी कितना कर सकता है? एक। इसका भी संयोजकता कितना होगा? 2। और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2, क्योंकि बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और त्याग कितना कर सकता है? 2। इसकी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना? 3, और उसके साथ साथ संयोजकता भी 3, क्योंकि त्याग कितना करेगा? 3 का। जबकि इसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ से चेंज हो जाता है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता है, बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका संयोजकता 3। लेकिन बाहरी कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन है? 5 गो। बाहरी कक्षा में कै गो? तो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, और इसका 7, और इसका 8। अब बात आगे करें, कोर इलेक्ट्रॉन क्या है? कौन सा इलेक्ट्रॉन? कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जो संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, यानी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ दे, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन को गिने, तो उसी को क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये दोनों होगा कि नहीं होगा? 8 है 2। मैग्नीशियम का भी, एल्युमिनियम का भी, सिलिकॉन का भी, इसका भी, ये सब का कितना है? 10। तो कोर इलेक्ट्रॉन क्या हम क्या चीज बोलेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा को हटा के बोल रहे हैं, लेकिन इसका जगह फुल है। तो यानी एक तरह से कह सकते हैं कि कोर इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसी को क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? पूछेगा। सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 गो, मैग्नीशियम में भी। तो बाहर वाला छोड़ के अंदर वाला गिन लेंगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन। यानी कोर इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन जो भी संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ दे और अंदर वाला गिनते हो तो उसको क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इतना तक हमको लगता है समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ गए। इतना चीज हमको लगता है समझ में आ गया हो। आगे बात करते हैं कि कोई भी सूत्र निर्माण कैसे होता है। सूत्र का निर्माण किस प्रकार? इस तरह से एक फायदा ये हो गया, हम ये भी जान सकते हैं कि धातु अधातु कौन है। जेकर बाहरी कक्षा में अगर मान के चलो एगो इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? धातु। 2 गो इलेक्ट्रॉन है, 3 गो है तो, और 4 गो है तो उपधातु, 4 गो उपधातु, और 5 गो है तो अधातु, 6 गो है तो, और 7 गो है तो अधातु। लेकिन जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 गो है उसको भी अधातु के श्रेणी में ही रखा गया है। पीरियोडिक टेबल में देखेगा तो दाहिना तरफ ही सबको रखा गया है। तो ये भी क्या है? अधातु है। तो यानी कह सकते हैं कि पहचानने का, अगर धातु अधातु पहचानना हो तो आसानी से पहचान सकते हैं। बताओ इसके बाह्यतम कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन है? तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? धातु। और ये धातु, और ये भी क्या होगा? ये उपधातु के श्रेणी में आ जाएगा। जबकि इसकी बात करें 5 गो है तो ये क्या हो जाएगा? अधातु। और ये भी, और ये भी। तो हम लोग जो बात करते हैं धातु जो होता है वो विद्युत रूप से धनात्मक होता है। क्यों धनात्मक होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और कोई इलेक्ट्रॉन अगर त्याग करता है तो क्या हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। और कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या हो जाता है? हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन कौन सा संख्या? ऋणात्मक है। इलेक्ट्रॉन कौन सी संख्या है? ऋणात्मक है। इलेक्ट्रॉन जब ऋणात्मक है तो ऋणात्मक वाला चीज दान कर रहा है, माइनस वाला हटा रहा है, तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसलिए धातु विद्युता क्या होता है? धनात्मक। जबकि अधातु क्या होता है? ऋणात्मक, क्योंकि माइनस वाला चीज क्या चीज कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। इसलिए अधातु क्या होता है? विद्युत रूप से ऋणात्मक, अधातु धनात्मक। तो हम ये कंसेप्ट समझ गए कि आखिर धातु धनात्मक क्यों होता है और अधातु ऋणात्मक क्यों होता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले है कि धातु धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, तो हम बता सकते हैं क्योंकि हमको पता चल गया। अब ये कैसे होता है हम उसके बारे में थोड़ा बताते हैं कि किस प्रकार से होता है। धातु कैसा होता है? धनात्मक। और अधातु कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। धातु और अधातु, जैसे सोडियम, सोडियम में परमाणु संख्या कितना होगा?
11। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 11। प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? 11। तो हमको परमाणु संख्या पता है तो 3 गो। बताओ इसमें माइनस की संख्या क्या गो होगा? 11 गो। प्लस की संख्या क्या गो होगा? ये माइनस प्लस से ही खत्म हो जाएगा, यानी इसमें कोई आवेश बचेगा? कोई आवेश नहीं बचेगा, कोई आवेश नहीं बचेगा। जब कोई आवेश नहीं बचेगा तो यानी कह सकते हैं यह उदासीन है। तो परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन। लेकिन मान के चलो ये एगो इलेक्ट्रॉन को दे दिया, एगो इलेक्ट्रॉन, तो इसमें माइनस की संख्या क्या गो बचेगा? 10 गो। माइनस की संख्या क्या गो बचेगा? 10। और प्लस की संख्या 11 गो। बताओ -10 और +11 मिलके कितना होगा? +1 की -1? +1। बताओ ये धनात्मक हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई भी इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है? धनात्मक। तो कितना, अगर क्वेश्चन पूछे कि कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो त्याग करके धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? धनात्मक होगा। कितना को लगता है इलेक्ट्रॉन माइनस वाला त्याग किया है तो माइनस से होगा, तो गलती हो जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर त्याग करता है तो वो कैसा तत्व बनाएगा? तो धनात्मक बनाएगा। जैसे मान के चलो हम बात करें फास्फोरस। फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना होता है? 15। एकरा में इलेक्ट्रॉन कै गो होगा? 15 गो। प्रोटॉन कै गो होगा? 15 गो। एक मान के चलो माइनस भी 15 गो और प्लस भी। हम बताए थे फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2, 8 और, तो ये 3 गो इलेक्ट्रॉन क्या चीज करेगा? ग्रहण करेगा। तो बताओ 3 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 3 गो माइनस वाला था कि प्लस वाला? माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? बार बताए कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? माइनस। तो यहाँ पे माइनस वाला ग्रहण करेगा तो 15 दिन कितना हो जाएगा? -18। और ये कितना? 15। तो -18 और +15 कितना होगा? -3। माइनस कितना? तो बताओ ऋणात्मक हुआ कि धनात्मक हुआ? ऋणात्मक हुआ। तो इसीलिए अगर अधातु के जो भी आयन होगा वो ऋणात्मक होता है, जबकि धातु के आयन धनात्मक। धातु के आयन कैसा होता है? अधातु के आयन क्यों होता है बता दिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, माइनस वाला दे देता है, कर्जा उतार देता है, इसलिए प्लस हो जाता है। आई कर्जा वाला चीज ग्रहण कर लेता है, इसीलिए क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। हमको लगता है आप समझ में आ गया होगा। तो हम इस प्रकार से इसका कारण भी लिख सकते हैं कि धातु धनात्मक क्यों होता है और अधातु ऋणात्मक क्यों होता है। आगे बात करें हम लोग सूत्र निर्माण कैसे होता है, कोई भी सूत्र का निर्माण कैसे होता है, तो आज कुछ देखेंगे और बाकी जो सूत्र बचेगा वो अगले क्लास में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हमको संयोजकता पता होना चाहिए। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8, इसका संयोजकता कितना होगा? 1। जबकि क्लोरीन का 2, 8, 7, क्या इसकी संयोजकता 7 होगा? नहीं। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है त्यागता है उसी को क्या बोलते हैं? संयोजकता। तो इसका संयोजकता कितना होगा? 1। क्रॉस गुना कीजिए तो Na में 1 से करेंगे तो Na हो जाएगा और ये Cl, इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब ऐसा नहीं कि पहले Cl को लिख देना, जब भी सूत्र लिखाता है तो पहले क्या चीज लिखाएगा? धातु। ये नियम याद रखना है। अगर हम Cl Na लिख दे तो ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि पहले अधातु नहीं लिखाता है, पहले क्या लिखाता है? धातु। धातु के लिखने के बाद अधातु, धातु लिखने के बाद, तो ये हम लोग जानते हैं इसके बाद हम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा? धातु, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये धातु, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये क्या हो जाएगा? अधातु। तो ये है धातु और ये क्या है? अधातु। तो ये पहले धातु लिखेंगे उसके बाद अधातु। तो इसका सूत्र नाम लिखेंगे तो देखो Na से क्या होता है? सोडियम, और ये क्लोरीन है तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोराइड। क्या हो जाएगा? क्लोराइड। अब ये क्लोराइड क्यों लगा, आइड क्यों आ गया? तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखेंगे तो एक हाइलोजन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप? जिसमें हाइलोजन में आता है कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब हाइलोजन। हाइलोजन मतलब होता है लवणीय तत्व, ये सब लवण बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाला? लवण मतलब नमक, नमकीन चीज बनाने वाला।
तो इसमें जो भी आएगा, जैसे फ्लोरीन है, ये क्या है, तो ये हो जाएगा फ्लोराइड। ये क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। क्लोरीन है तो क्लोराइड। और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। आयोडीन है तो आयोडाइड। आयोडीन है तो आयोडाइड। तो यानी इसमें आइड लग जाएगा, जिस सोडियम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। उसी प्रकार से मान के चलो आगे भी, अगर यहाँ फ्लोरीन रहता तो सोडियम फ्लोराइड, अगर ब्रोमीन रहता सोडियम ब्रोमाइड, आयोडीन रहता सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। तो सोडियम क्लोराइड का हम पता कर लिए कि इसका सूत्र कैसे बना। इसका सूत्र तो सोडियम क्लोराइड के सूत्र क्या होगा, NaCl। और इसी को हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, नमक। ये किसका सूत्र है, नमक का। नमक का सूत्र क्या हो जाएगा, NaCl, जबकि रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। तो इसी प्रकार से अगर मान के चलो हमको बनाना हो तो हम बना सकते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 12। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12। एक इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2, तो इसका संयोजकता कितना होगा, 2। और बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन की संयोजकता 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे कैसे 1 हुआ, क्योंकि ये 2 8 7, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इसका कह सकते हैं कि इसका संयोजकता कितना होगा, 1। क्रॉस गुना करो MgCl2, यानी कह सकते हैं इसका सूत्र लिखे, इसका मान के चलो तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम, और ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी प्रकार से हम पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला सूत्र निर्माण। जैसे इसका समझ में आ गया, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आगे सूत्र कैसे बनता है। जैसे नाम सुना होगा OH। OH क्या है, OH लगने से हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। क्या चीज, हाइड्रा ऑक्साइड। देखो ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम जानते हैं इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 1। इसकी बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होगा, 1। बाह्यतम कक्षा में 1। जबकि बात करें ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 8। तो ये 2 कितना होगा, 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो मान के चलो ये प्लस है और ये माइनस है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो एक इलेक्ट्रॉन की अभी भी इसकी आवश्यकता है कि नहीं है, तो यानी कह सकते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसमें ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि हाइड्रोजन के 1। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है कि नहीं है। इसीलिए OH पर एक माइनस ही रहेगा। OH पर क्या रहेगा, एक माइनस रहेगा। अब इससे सूत्र बनाएंगे। जैसे मान के चलो सोडियम Na और OH, सोडियम की संयोजकता कितना होगा, 1, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। जबकि OH का कितना है, 1 -1 है। इसका कितना है, ये +1 और ये क्रॉस गुना करेंगे तो Na क्या हो जाएगा, OH। धातु का नाम जैसे है वैसे लिखाएगा सोडियम, और OH के लिए क्या आता है, हाइड्रा ऑक्साइड। तो हाइड्रा ऑक्साइड, तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा NaOH। उसी प्रकार से मान के चलिए मैग्नीशियम है और यहाँ पे OH है। मैग्नीशियम का 2 8 कितना होगा, 2। इसका संयोजकता कितना होगा, 2, क्योंकि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 12। और OH का -1, क्योंकि धातु है तो ये प्लस होगा और ये क्रॉस गुना करेंगे तो MgOH। अगर ऐसे लिख देंगे OH2 तो गलती हो जाएगा। इससे पता चलेगा सिर्फ हाइड्रोजन 2 है, नहीं। जब भी 2 से ज़्यादा अगर 1 से अधिक तत्व हो, अगर उसको 2 बनाना हो तो कोष्ठ लगा के बनाएंगे। तो कोष्ठ लगा के तब जाके क्या करेंगे, OH2। अब समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी। तो इसको क्या बोलेंगे, Mg से क्या होता है, मैग्नीशियम, और इसको हाइड्रा ऑक्साइड। हाइड्रा क्या हो जाएगा,
ऑक्साइड। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना, उसी प्रकार से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो हम इसका सूत्र बना सकते हैं। तो OH किसको दर्शाएगा? हाइड्रोक्साइड। और उसके ऊपर एक माइनस रहता है, क्या रहता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे दूगो क्यों लिखाया? इसलिए लिखाया क्योंकि मैग्नीशियम के पास क्या गो? दूगो एक्स्ट्रा था, दूगो रोटी किसी को देना चाह रहा था। तो OH अधिकतम क्या वो खा सकता है? एक। वो बोला कि एगो के जरूरत है जिसको उसको माइनस यानी कर्जा की जरूरत है। तो वो बोला कि हम दूगो देबाओ। तो ये बोलता है कि ना हम तो अकेले हती। तो फिर वो कहा कि ठीक है और सबके बुला के लेके आओ। तो फिर वो ऐसने एगो आदमी के भी बुला के ले आके चल एगो तू ले लिए हमू ले लेम एक एगो। तो अपने जात वाला के एगो के बुला के लाया तो दूगो OH हो गया कि नहीं? तो दोनों के एक एगो दे दिया, यानी दूगो हुआ तो दोनों के एक एगो दे दिया। इसीलिए यहाँ OH2 लगा, OH2, क्योंकि इसको दो गो एक्स्ट्रा था तो ये अकेले नहीं ले सकता था, इसलिए दो को बुला के लाया और तब जाके। इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे MgOH के इसको बोलेंगे हॉल ट्वाइस। इसको क्या बोलेंगे? हॉल ट्वाइस। MgOH के हॉल ट्वाइस। जैसे A+B के ऊपर लिखते हैं तो A+B के होल स्क्वायर, उसी प्रकार से MgOH के हॉल ट्वाइस। केमिस्ट्री में दो के लिए क्या आता है? ट्वाइस। तो ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी वर्तमान समय के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि हम इस तरह से अनेक सूत्र बना सकते हैं। आगे हम सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, उसके बाद हम कह सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके साथ साथ सोडियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और भी अन्य सूत्र बना सकते हैं। उसको रटना हमको नहीं पड़ेगा अगर हमको कॉन्सेप्ट पता है। तब तक के लिए जय हिंद।